Evening, everyone, and welcome back to the official channel of Legal Edge. Now, before we start with our session, just do give me a tech check. Just let me know in the chat box whether I'm audible or not. Audible and visible too. Audible, guys. Visible as well. Chal, ठीक है. So let's start with our second weekly roundup from the month of April. ठीक है. Hi everyone. Hi. चलो. सो अपना सेकेंड राउंड अप हम स्टार्ट करते हैं मंथ फ्रॉम अप्रैल का. ठीक है. इस वीक की अगर हम बात करें तो प्राइमरली हमारे पास 3 इश्यूज आए थे. अलॉन्ग विद दैट देयर वर सर्टेन अदर इश्यूज लाइक सत्तनकुलन द वर्डिक्ट विद रिस्पेक्ट टू कस्टोडियल डेथ, उसको हमने एक अलग सेशन में कवर कर लिया था. देन देयर वाज अनदर सेशन ऑफ राघव चड्डा वाला इशू विच वाज गोइंग ऑन. उसको लेकर डिफेक्शन वहाँ पे किस तरीके से इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे भी हमने उसको एक अलग सेशन में कवर कर लिया था. ठीक है. सो देयर वर सर्टेन टॉपिक्स विच आर कवर्ड इन अ सेपरेट सेशंस एज वेल. तो आज हम प्राइमरली 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. एंड 3 टॉपिक्स विच विल बी डिस्कसिंग टुडे include number 1, the recent Jan Vishwas amendment bill which was recently passed by the parliament. तो किस ऑब्जेक्टिव के साथ इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया या पार्लियामेंट ने पास किया है. ठीक है. अलॉन्ग विद दैट व्हाट चेंजेस आर बीइंग डन विद रिस्पेक्ट टू जन विश्वास बिल, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे. The second topic which we have is the recent PILs or recent petitions challenging the constitutional validity of the transgender persons protection of right amendment bill which was recently passed by the parliament. ठीक है. इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज होगी. दिस वाज क्लियर आइडिया, एक बेसिक आइडिया हम सबके पास था शुरुआत से कि इस बिल की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कहीं ना कहीं चैलेंज होगी, कंसिडरिंग द टाइप ऑफ प्रोविजंस व्हिच आर इन्वॉल्वड ओवर देयर व्हिच आर कंसिडर्ड एज वायलेटिव ऑफ द नालसा जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, along with Article 14 and 21 of the Constitution of India being violated over there. So that's the second topic, जहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट और केरला हाई कोर्ट में पिटिशंस अब फाइल हो चुके हैं. तो किन ग्राउंड्स पे पिटिशंस वहाँ पर फाइल हुए हैं, क्या प्रॉब्लम वहाँ पर क्लेम की जा रही है विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट बिल. दैट्स द सेकंड टॉपिक which you have. And the third topic which you have from this week of April includes a custodial or let's say custody of a minor. ठीक है. माइनर की कस्टडी को लेकर अभी एक रीसेंट वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, सॉरी हाई कोर्ट का, wherein the high court actually overturned the judgment which is given by a UK court. तो एक फॉरेन कोर्ट ने कस्टडी को लेकर एक जजमेंट दिया था, उसको ना मानते हुए इंडियन कोर्ट ने एक सब्सिक्वेंट जजमेंट दिया है. तो क्या वहां पर प्राइमरी ग्राउंड था, एंड व्हेन इट कम्स टू द कस्टडी ऑफ अ माइनर, what are the primary concerns on which the judgment is given by the court? That's the third thing which we'll be discussing in our today's weekly roundup. तो ये वाला वीकली राउंडअप जो है ना, वो प्राइमरली कहीं ना कहीं कुछ लेजिस्लेटिव एक्शंस एंड सर्टेन जुडिशियल एक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस ओवर हियर, इन चीजों से रिलेटेड है. ठीक है. शुरू करें फिर, है ना. चल, so let's start with our session and let's look at the first topic. So the first topic which we have is the Jan Vishwas Amendment Bill 2026, which is introduced for the purposes of dismantling the over-criminalization machine. देखो, Jan Vishwas Amendment Bill is not being passed for the first time. ठीक है. लास्ट ईयर भी इस तरीके का एक एक्ट पास किया गया था for the purposes of decriminalizing multiple actions across various laws. तो जन विश्वास अमेंडमेंट बिल किसी एक लॉ से रिलेटेड नहीं है. ये थॉट अपने दिमाग में क्लियर रखना. ठीक है. दिस पर्टिकुलर और स्पेसिफिक बिल is actually related to decriminalization of multiple acts which are spread across over various laws in our country. ठीक है. जैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये चीज पढ़ के मुझे भी पहली बार पता चली थी दैट इफ यू लेट अ माइनर यूरिनेट इन अ पब्लिक प्लेस, दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज एन ऑफेंस अंडर सर्टेन एक्ट्स इन आवर कंट्री. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप सब लोगों ने ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, है ना.
मतलब शायद ही कोई इंडिविजुअल होगा हमारी कंट्री में जिसने ट्रेन में ट्रैवल ना किया हो. सबने ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त दे मस्ट हैव रियलाइज दैट सम और द अदर पर्सन हु इज नॉट पार्ट ऑफ द रेलवे पैंट्री, ठीक है, रेलवे केटरिंग सर्विसेज के जो लोग नहीं है, उसके अलावा भी वेंडर्स कोचेस में एंटर होते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स. यस और नो? यू ऑल मस्ट हैव सीन इट एज वेल. उसे भी एक ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाता था हमारी कंट्री में. दैट वाज आल्सो कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस. Begging in cantonments, cant areas mein, if you are begging for the purposes of getting some arms, that was also treated as an offense. तो ये जो ओवर क्रिमिनलाइजेशन विच वॉज स्प्रेड अक्रॉस वेरियस लॉज, और जहां पर सीधे सीधे लिटिगेशन तक बात चली जाती थी, वेर इन द ओनली सोल्यूशन अगेंस्ट द पर्सन वॉज अ केस बीइंग फाइल्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ, वेर इन द पर्सन विल हैव टू गो थ्रू अ पर्टिकुलर प्रोसिक्यूशन और लिटिगेशन ऑफ एंडलेस ईयर्स एंड देन ओनली अ वर्डिक्ट विल कम आउट. इन सारी चीजों को रैशनलाइज करने के पर्पसेस से इस एक्ट को अभी पास किया गया है. सो दिस एक्ट इज एक्चुअली अमेंडिंग 784 provisions across 79 central laws to rationalize the citizens' day-to-day encounter with the state. ठीक है? So this is not about a single law getting amended through this Jan Vishwas Amendment Bill. There are multiple laws, ठीक है, close to 79 central laws which are being rationalized through this act. Are we clear with this much? So sorry guys. Are we clear? तो देखो, currently actually there are 7,305 criminal offenses in 4, wherein out of these offenses 5,333 offenses attract jail terms. ठीक है? हम क्रिमिनल लॉज की जब अब बात करते हैं, है ना, हम ऑफेंसेस की जब बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सिर्फ कुछ प्राइमरी ऑफेंसेस या एक्ट्स आते हैं, जैसे भारतीय न्याय संहिता, जैसे पॉक्सो, जैसे पॉश, जैसे यूएपीए, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, लाइक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, so on and so forth. Yes or no? Right? So we tend to relate the criminal offenses with these only laws or these specific laws only. But to be very honest, at this point of time, there are 7,305 acts which are considered as offenses. And out of these 7,305 actions, 5,333 offenses actually attract jail terms. Right? Like traveling without a ticket can also attract a jail term. ठीक है? न्यूज़पेपर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर ना अलग से लॉ एग्जिस्ट करता है हमारी कंट्री में, एंड उस एक्ट के प्रोविजन को भी अगर आप वायलेट करते हो ना, तो वहां पे भी जेल टर्म्स की बात आ जाती थी. नाउ डू यू थिंक that these kind of activities should be punished with jail term at this point of time, wherein BNS has been passed with the primary intent for changing the entire perspective of the criminal justice system from being retributive towards rehabilitation? है ना भाई? BNS को जब पास किया गया, BNS को इसी इंटेंशन के साथ पास किया था ना, कि रेट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज कर कर हमें रिहैबिलिटेशन ऑफ द ऑफेंडर की तरफ जाना चाहिए, रिफॉर्मेशन की तरफ जाना चाहिए. ऐसे में ट्रेन के कोचेस में अगर कोई वेंडर आकर सामान बेच रहा है, राइट, इफ यू आर लेटिंग अ माइनर यूरिनेट इन अ पब्लिक प्लेस, ऐसी चीजों को फिर ऑफेंसेस ट्रीट करने का क्या फायदा होता जिसमें जेल टर्म्स होती. सो ये सारे पर्सपेक्टिव थे दैट व्हाई जन विश्वास अमेंडमेंट बिल वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड. आर वी क्लियर? So, as of December 2024, the Indian legal code was weighed down by a punitive default, and more than 74% of these laws were not core criminal justice statutes, but routine regulations governing taxation, municipal and corporate governance, but wherein certain actions were attracting jail terms as well, as a form of penalty. So, the goal of Jan Vishwas Amendment Bill was to reserve the full machinery of the criminal justice system and the Bharatiya Nyaya Sanhita only for actions causing serious public harm. Now, if somebody is begging in cantonment for alms, is that actually causing any effect or causing any kind of a public harm? जहां पर आप imprisonment award करो, doesn't make sense in 21st century, right? And that was the primary purpose, that why this act was introduced, for the purposes of decriminalization of certain offenses, omissions of certain activity as an offense, compounding of certain offenses, and rationalization of punishment which is to be given for certain acts. ठीक है? तो जन विश्वास अमेंडमेंट बिल के थ्रू प्राइमरली ये चार चीजें की जा रही थी: डीक्रिमिनलाइजेशन, ओमिशन, कंपाउंडिंग एंड रैशनलाइजेशन. ठीक है? तो डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया ऑलमोस्ट 805 ऑफेंसेस का,
So it removes imprisonment or fines, shifting to civil mechanisms and monetary penalties and no police actions over these activities. ठीक है, तो बहुत सारे एक्ट्स ऐसे थे जिसमें पुलिस एक्शन लेती थी, उन सारे एक्शंस को या उन सारे एक्ट्स को अब डीक्रिमिनलाइज किया गया। और डीक्रिमिनलाइज करने का प्राइमरी पर्पस यहां पर यह था कि भाई इंप्रिजनमेंट और फाइन को हटाकर सिविल पेनल्टीज आप वहां पर इंपोज करो। ठीक है, देन ओमिशन of 125 offenses, so complete removal of redundant or outdated offenses like minor cantonment loitering, extinguishing lamps, begging in cantonment, ये सारी चीजें जो थी अब आउटडेटेड हो चुकी थी। भाई ब्रिटिशर्स जब थे इस कंट्री में, ब्रिटिश राज चल रहा था, तब समझ में आता था कि कंटोनमेंट में अगर कोई लॉइटरिंग कर रहा है तो ब्रिटिश राज उसे पनिश करे, क्राइम की तरह ट्रीट करे। एक डेमोक्रेसी में क्या ये चीज इतना ज्यादा सीवियर हार्म मानी जानी चाहिए कि वहां पर आप उसको पनिशमेंट दो, वहां पर आप उसको इम्प्रिजनमेंट दो? परहैप्स नो। एंड दैट वाज द प्राइमरी रीजन कि क्यों उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, ओमिट किया गया इन सारे ऑफेंसेस को। देन कंपाउंडिंग ऑफ ऑलमोस्ट 35 ऑफेंसेस, so violators of these kind of offenses can now settle via prescribed payment bypassing prolonged litigation. तो कुछ ऑफेंसेस को अब कंपाउंड कर दिया गया, जहां पर आपको लिटिगेशन करने की जरूरत नहीं है, प्रोसिक्यूशन में जाने की जरूरत नहीं है। रादर देन गोइंग थ्रू प्रोलॉन्ग प्रोसिक्यूशन और लिटिगेशन, कंपाउंड करके ऑफेंसेस को आप बेसिक फाइन्स देकर वहां पर सेटल आउट कर सकते हो। ठीक है, बट एक्टिविटी अभी भी रेगुलेटेड है ना, एक्टिविटी तो अभी भी रेगुलेट की जा रही है, क्राइम की तरह रेगुलेट की जा रही है, बट रादर देन गिविंग एन इम्प्रिजनमेंट टू द अदर पर्सन ओवर देयर और द रॉन्ग डूअर ओवर देयर, ठीक है, रॉन्ग डूअर को वहां पनिश करने की जगह हम कंपाउंड करके माइनर पेनल्टीज उस पर इंपोज कर देंगे। देन रैशनलाइजेशन ऑफ 53 ऑफेंसेस which reduces punishment terms, eliminates disproportionate sentences of life or death and aligns fine with contemporary standards. तो इन सारे पर्सपेक्टिव के साथ इस बिल को पास किया गया पार्लियामेंट से, एंड यहां पर इस बिल के थ्रू फाइन और सिविल पेनल्टीज के बीच में भी डिफरेंशिएशन क्लियर किया गया थ्रू द पार्लियामेंट। ठीक है, कई बार डाउट सबको आता है मन में कि सर फाइन जो इंपोज हो रहा है या पेनल्टी अगर कोई अथॉरिटी इंपोज कर रही है, दोनों में डिफरेंस क्या है? अब क्योंकि बहुत सारे ऑफेंसेस को कंपाउंड किया गया, रैशनलाइज किया गया, डीक्रिमिनलाइज किया गया है, तो वहां पर फाइन से और सिविल पेनल्टीज के बीच में डिफरेंस क्या है, यह पता होना भी जरूरी है। एंड देयरफॉर दिस जन विश्वास अमेंडमेंट बिल मेक्स अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइन्स एंड सिविल पेनल्टीज। फाइन्स की अगर हम बात करें तो फाइन्स आर awarded in those activities which are considered as criminal in nature. So this is a kind of a punishment which is to be given in a criminal act. Fine वाली चीज, criminal penalty उसको माना जाएगा, and fines are imposed by court only. ठीक है, fines are imposed by court only. जैसे BNS में भी आपने multiple offenses देखे होंगे ना, you must have seen multiple offenses under BNS also, wherein fine is imposed as a form of punishment, right? And these fines are actually given in criminal matters. These are criminal kind of a penalty, and they are only awarded by the court. And mechanism is, so this requires the full criminal justice process, leading to severe bottlenecks even for nominal amount. Entire trial खत्म होने के बाद, entire आप prosecution खत्म होने के बाद किसी इंडिविजुअल के ऊपर फाइन इंपोज कर पाओगे। ठीक है, बट देन कम सिविल पेनल्टीज जो यहां पर बहुत सारे एक्ट्स को लेकर इंट्रोड्यूस की गई। नेचर क्या है इसका? सो दीज आर कंसिडर्ड एज सिविल पेनल्टीज बीइंग इम्पोज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। इन्हें इंपोज करने का पावर डेजिग्नेटेड एडजुडिकेटरी ऑफिसर्स के पास होता है। तो दीज आर लिवाइड बाय डेजिग्नेटेड एडजुडिकेटरी ऑफिसर्स, एंड मैकेनिज्म इज दैट इट इनेबल्स क्विकर, मोर एफिशिएंट एनफोर्समेंट आउटसाइड द क्लॉग्ड कोर्ट सिस्टम। सो लेट्स से अगर आप किसी रेलवे कैरेज पे या आप कैंटोनमेंट में अगर कुछ लॉइटरिंग कर रहे हो, ठीक है, या आप न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे कुछ एक रॉन्गफुल एक्ट कर रहे हो, विच इज कंसिडर्ड एज अ रॉन्गफुल एक्ट और क्राइम एज द पर्पसेस और फॉर द पर्पसेस ऑफ दैट एक्ट, rather than imposing fine, rather than going through the entire litigation and prosecution, wherein subsequently the court will impose fine, now the same thing can be done by an administrative officer, जिसको सिविल पेनल्टी कहा जाएगा। ठीक है, तो कोर्ट सिस्टम के बाहर आप ज्यादा इजीली, ज्यादा रैशनल मैनर में एक्टिविटीज के साथ डील कर सको। दैट इज द प्राइमरी पर्पस कि क्यों यहां पर इस तरीके का डिफरेंशिएशन क्रिएट किया गया बिटवीन फाइन एंड सिविल पेनल्टीज।
Are we clear till this point? Clear guys? क्लियर? चल अब आगे देखते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे एक्ट्स और ऑफेंसेस में लेकर, ठीक है, यहां पर ग्रेडेड अप्रोच टू एनफोर्समेंट दिया गया है। जैसे ग्रेडेड पेनल्टी का सिस्टम बहुत सारी चीजों में बीएनएस में भी इंट्रोड्यूस किया गया था, उसी चीज को यहां पर भी कंटिन्यू किया गया है। सो पहली फॉर्म ऑफ पेनल्टी आपकी हुआ करेगी वार्निंग एंड इंप्रूवमेंट नोटिसेस। सो फर्स्ट टाइम और माइनर प्रोसीजरल डिफॉल्ट्स, एग्जांपल डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, ठीक है, उसमें अगर आप कोई प्रॉब्लम, आपने कोई 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 रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया है या ऑफेंस कमिट किया है विच इज कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस और अ रॉन्गफुल एक्ट एज पर द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। अब इसमें डायरेक्टली आपके ऊपर फाइन नहीं इंपोज कर दिया जाएगा, इसमें डायरेक्टली आपको पनिशमेंट नहीं दे दिया जाएगा। सो इट इज रिप्लेसिंग इमीडिएट फाइन्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू अ रेमेडी। आपको वार्निंग दी जाएगी पहले, आपको इंप्रूवमेंट नोटिसेस दिए जाएंगे, देन कम्स कंपाउंडेबल सेटलमेंट्स। सो फाइनेंशियल सेटलमेंट्स टू अवॉइड प्रोलॉन्ग लिटिगेशन, कि कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है, लॉइटरिंग की है, सो रादर देन बीइंग पनिश्ड एंड गिवन इम्प्रिजनमेंट फ्रॉम द कोर्ट, कंपाउंडेबल सेटलमेंट माना जाएगा कि वहां पर आप आपस में दोनों पार्टीज, द रॉन्ग डूअर एंड द पर्सन हुज राइट इज बीइंग वायलेटेड ओवर देयर और द अथॉरिटी अगेंस्ट whom द एक्ट हैज बीन कमिटेड, दे विल हैव द ऑप्शन ऑफ सेटलिंग द थिंग। ठीक है, तो आप कोर्ट के वहां पर लिटिगेशन के बजाय कंपाउंड वे में आप पेनल्टीज वहां पर या फाइन इंपोज करके या आप एक तरीके से कुछ पैसा देकर कॉम्पनसेशन पे करके उसको कंपाउंडेड वे में सेटल कर सकते हो। देन कम सिविल पेनल्टीज। सो दीज आर लिवाइड बाय द एडजुडिकेटर्स फॉर रिपीट और स्टैंडर्ड कॉन्ट्रवेंशन, कि आप बार बार अगर सेम चीज की गलतियां कर रहे हो, बार बार न्यूज़पेपर एक्ट को वायलेट कर रहे हो, बार बार डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट को वायलेट कर रहे हो, in those situations, if you are a repeated offender, then civil penalties will be imposed by the adjudicatory authority, and then comes criminal sanction and BNS, which is reserved strictly for the purposes of serious contravention involving significant public harm, जहां पर अभी भी imprisonment and fine को continue किया गया। So जन विश्वास अमेंडमेंट बिल की अगर हम बात करते हैं ना, तो उसको पास करने का या इंट्रोड्यूस करने का प्राइमरी पर्पस था ओवर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज अक्रॉस मल्टीपल लेजिस्लेशंस। ठीक है, टू रैशनलाइज द ओवर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज ओवर द मल्टीपल लेजिस्लेशंस, उसको थोड़ा सा टोन डाउन करना। ठीक है, आर वी क्लियर एवरीवन? क्लियर गाइस? चल, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट एक्ट or the next topic, and the next topic is related to the Transgender Persons Act of 2026, wherein there is a battle for or battle over identity going on. So petitions have been filed in Delhi and Kerala High Court to challenge the shift from self-identification to state mandated medical termination. I guess we have had a discussion about the Transgender Persons Amendment Bill in our previous CLK sessions as well, right? We have had some or the other discussion over there. Now, if you look at this act, the story starts from the Nalsa judgment, wherein in the case of Nalsa versus Union of India, the Supreme Court recognized the third gender. Okay? In the case of Nalsa versus Union of India, the Supreme Court also actually recognized the third gender, and they considered gender as a right of, or gave the individuals the right of self-identification. The court constructed, or the court considered, or the court understood, or the court held down that gender is a fluid concept. Okay? There is a difference between sex and gender. And I guess you all are aware about that. Sex is a medical concept. Okay? So sex is something which is assigned to the person at birth as per their physical anatomy. Can we agree on this? है ना? Sex is a medical construct wherein it is assigned to a person. There are two sex only, male and female. ठीक है? Male and female. ठीक? And it is assigned to a person at birth as per their physical anatomy. Gender, on the other hand, is a social construct which is associated with sex by the society. So man and women is gender. That's a social construct. But subsequently, homosexuality got decriminalized
by the case of Navtej Singh Johar versus Union of India. Privacy was considered as a fundamental right in the later years. And in the Nalsa case, the court recognized the reality of the society that at times the individuals are actually not, uh, what should I say, recognizing the sex which is assigned to them, or they are not comfortable with the gender which is assigned to them. And these individuals are considered as transgender person. Transgender person will include trans men. It will include somebody who is a bisexual, somebody who is a asexual, gender queer person, right? So on and so forth. So in this case, when court recognized the definition of third gender, it also gave a liberal construction to this term. And this right of self-determination and liberal construction of the definition of gender was also visible in the 2019 Act, which was passed by the state. Yes or no? है ना? This was also visible in the 2019 Act, which was passed by the state. So in that act also, the state recognized that every individual is having a right of self-identification as whichever gender they want to. And the act also gave a very liberal definition of third gender or transgender, which included gender fluid, queer, and so on and so forth. But then comes the 2026 Act. Then comes the 2026 Act, wherein this liberal construction which was given to the definition of transgender or third gender person was given a very conservative approach. This was given a very conservative approach. That is a very conservative definition was given over there, right? Social construction of genders are socially considered as third gender person like Hijra, Kinnar, and any person who is having a medical chromosomal anomaly will be considered as a transgender person, or that was the definition which was given under the 2026 Amendment Act. And along with their right of self-identification was now changed through a medical approval process, only according to the report of which a person can be considered as a transgender. Okay? So initially what used to happen under the 2019 Act was, let's say there is an individual who is recognizing himself as a transgender person. So they just have to go to the district magistrate office, submit a declaration over there that I recognize or that person recognized as a transgender person. And subsequently, as per a bureaucratic process, they were given the certificate of identity. It was that simple. Now the 2026 Act, what it is doing is that rather than getting such a bureaucratic process, okay, medical approval will be required over there. So a medical board will be constituted in almost every district. An individual who recognizes as a transgender person will have to approach that medical board, okay, and as per the medical examination conducted by the board, and according to the report which is submitted by the board led by CMO, then only the district magistrate can give the identity certificate to an individual. Now, this is being claimed as violation of privacy of the individual. Okay? And they are also claiming, or the petitions are also claiming, that this is a regressive step towards the verdict which was given by the Supreme Court of India in Nalsa versus Union of India, wherein the court recognized right of self-identification as one of the primary or important thing with respect to transgender individuals. Are we clear? So this is the backstory of the entire thing. अब अभी यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट और केरला हाई कोर्ट दोनों जगह पिटीशंस फाइल हुए, और पिटीशंस फाइल होने का चैलेंज का जो प्राइमरी ग्राउंड है, the ground on which the constitutional validity of this act is primarily being challenged, is being considered as violative of fundamental right. And which fundamental rights are being referred over here? Article 14, which talks about right to equality, Article 19, which talks about freedom of expression, and Article 21 of the Constitution, which talks about right to life and personal liberty of an individual. Are we clear? Okay. So the petitioners are now arguing that the 2026 amendment reverses the autonomy granted by the Supreme Court's landmark 2014 Nalsa judgment. And the grounds which are involved over here includes Article 14,
that is equality. So the petitioners are claiming that the act discriminates based on the absence of medical certification or socio-cultural identity. Socio-cultural identity like Hijra, Kinnar, etc. or medical certification. A person now can be considered as a transgender only if the individual is falling within these two categories. Either you are medically certified transgender or you are having a socio-cultural identity. So those gender fluid individuals are not getting any protection under the 2026 amendment bill. And therefore now it is being claimed that this is violative of Article 14 of the Constitution because it discriminates on the basis of absence of these two points. Clear? The next ground of challenge is Article 19 of the Constitution, which talks about freedom of expression. So they are claiming that this bill or this act restricts gender identity, which is fundamentally a form of personal expression of an individual. Because sex is assigned at the time of birth of an individual. And they are saying gender is actually the expression of an individual. Okay, this is a form of an expression which should be protected by Article 19(1)(a) of the Constitution of India. एंड इसी वजह से यहाँ पर उनका कहना यह है कि जिस हिसाब से यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, द काइंड ऑफ डेफिनेशन विच इज गिवन ओवर हेयर, this actually restricts the exercise of freedom of speech and expression of an individual, because for them identity or gender identity fundamentally is a form of personal expression, and that is why they are claiming that this is violative of Article 19 of the Constitution of India. Are we clear about the second ground of challenge? Okay. The third ground of challenge is about being violative of Article 21 of the Constitution, which talks about right to life and personal liberty of the individual. So it says that it violates the right to privacy as per the 2017 Puttaswamy judgment by subjecting personal identity to invasive state scrutiny. ठीक है, रिटायर्ड जस्टिस के पुट्टास्वामी जजमेंट में राइट टू प्रिवेसी को एक फंडामेंटल राइट माना गया है ना, ये तो सबको पता होगा आपको, आधार जजमेंट जिस केस को कहा जाता है. In that case, this privacy was considered as a fundamental right. अब उनका कहना यह है कि भाई मेडिकल बोर्ड के थ्रू जो आप एग्जामिनेशन करके मेडिकल सर्टिफिकेशन करवाओगे, दैट इज बीइंग वायलेटिव ऑफ और इन्वेजिव ऑफ माय पर्सनल प्राइवेसी और पर्सनल आइडेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल. अब प्राइवेसी के ग्राउंड पर तो सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट या केरला हाई कोर्ट यहाँ पर सीधे सीधे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा सकता है, which is one of the fundamental doctrines which is used to test that whether something can be considered as being violative of privacy of the individual or not, जहाँ पर doctrine of proportionality को use किया जाता है. In some other session we'll have a discussion about the doctrine of proportionality, but simple सी चीज वहाँ पर यही देखनी होती है कि state एक legitimate objective achieve करना चाहता हो, and the actions which are being taken by the state that should be proportional to the objective which they want to achieve. अब यहाँ पर proportionality के ground पर ये amendment bill कितना स्टैंड कर पाएगा, दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर, बट इन्हीं दोनों ग्राउंड्स पर प्राइमरली इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अभी हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया गया. क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये जो पैराडाइम शिफ्ट आया है ये है किस तरीके का, तो 2014 का नालसा वर्डिक्ट और 2019 के एक्ट को अगर हम देखेंगे ना, तो वहां पर जो कोर प्रिंसिपल था जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, दैट वाज अबाउट सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी. ठीक है, बट जब 2026 के अमेंडमेंट को हम देखते हैं, ठीक है, व्हेन वी लुक एट द 2026 अमेंडमेंट, द कोर प्रिंसिपल व्हिच इज इन्वॉल्वड ओवर हियर इज स्टेट अप्रूव्ड मेडिकल डिटर्मिनिज्म, that an individual can be considered as a transgender now only if the state is approving the identity of that individual, otherwise not. तो जो right of self identification था, that is getting violated in this situation. The next primary difference is about the basis. They considered that gender is a kind of a psychological phenomenon and a matter of personal autonomy of an individual. अगर psychological phenomena है तो भी वो एक individual की personal autonomy का part है. But now they are considering that it is only about chromosomal patterns and genital anatomy. तो मेडिकल ग्राउंड्स या इस चीज को अब एक मेडिकल डायग्नोसिस का इशू की तरह कंसिडर किया जा रहा है अंडर द 2026 अमेंडमेंट बिल. That is the primary basis which is getting shifted from the 2019 and NALSA judgment to 2026 amendment bill. Herein it was considered as a matter of personal autonomy and psychological phenomenon of an individual. Herein now it is being considered as a problem of chromosomal patterns and genital anatomy.
So that's the primary difference in the basis of how a person is being recognized as a transgender under these two legal recognition system. Requirement यहाँ पर ये थी, there were no biological or medical criteria required for legal recognition as a transgender under the previous regime. किसी भी तरीके का बायोलॉजिकल या मेडिकल वहां पर आपका सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं था, क्राइटेरिया रिक्वायर्ड नहीं था फुलफिल करने के लिए, जिसके बेसिस पे आपको ट्रांसजेंडर की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता. But under the 2026 Amendment Bill, requirement is of a rigid biological parameters overriding personal perception. And that is why now it is being challenged under this act. और दूसरा इन्वेशन का जो वहां पर ग्राउंड क्लेम किया जा रहा है, that this is being considered as invasive of privacy of an individual, वो प्राइमरी रीजन है आपके मेडिकल बोर्ड के सर्टिफिकेशन का. इंडिविजुअल्स को अगर लीगल रिकग्निशन सीख करना है, they'll have to come to medical board certification wherein scientifically indeterminative and invasive उसको कहा जा रहा है. डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का सब्सिक्वेंट अप्रूवल लगेगा विच प्रोवाइड अ स्टेट सर्विलेंस फ्रेमवर्क, तब जाकर एक इंडिविजुअल को लीगल आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा. एक क्वेश्चन तो अभी भी ये बचा ही हुआ है कि भाई जिन 35,000 ऑड इंडिविजुअल्स को ट्रांसजेंडर का आइडेंटिटी सर्टिफिकेट मिल चुका था, उन सर्टिफिकेट्स का क्या होगा. दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर, उस पर तो अभी कोई क्लैरिटी है ही नहीं, बट अब इनको इस तरीके से मिल पाएगा. सो दे आर क्लेमिंग दिस इज अ काइंड ऑफ अ डी फैक्टो आइडेंटिटी ट्रैकिंग मैकेनिज्म. So the law mandates medical institutions to furnish surgery details directly to district magistrate, effectively destroying patient's confidentiality. भाई पेशेंट की जो प्रिवेसी थी, कॉन्फिडेंशियलिटी थी, उन सारी चीजों को यहां पर बाईपास किया जा रहा है, वॉयलेट किया जा रहा है. अब और क्या क्या चीजें हैं इसमें. मेडिकल कैच है, जैसे a 38-year-old trans woman in Kerala cannot now undergo required gender affirming surgery due to severe there is a problem which she is facing, ठीक है, which is severe dysfibrinogenemia, which is excessive bleeding risk. So under the 2026 Act, this medical inability permanently excludes her from legal recognition and recently resulting in police refusing to register her sexual assault complaint case as well. एक विमेन थी केरला में जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इस एक्ट की चैलेंज की, क्योंकि वो जेंडर कन्वर्जन या रिक्वायर्ड जेंडर अफर्मिंग सर्जरी वो अपने ऊपर कंडक्ट कराने वाली थी, बट एक्सेसिव ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी तो सर्जरी करने से मना कर दिया. सर्जरी करने से मना कर दिया तो भाई अब उनको लीगल रिकग्निशन ही नहीं मिल रहा है एज अ ट्रांसजेंडर. मोर ओवर पुलिस उनकी सेक्सुअल असॉल्ट की कंप्लेंट फाइल नहीं कर रही, ये प्रॉब्लम. देन द न्यू एक्ट इंट्रोड्यूसेस अप टू 10 years of imprisonment for anyone who compels or entices a person to assume a transgender identity, and petitioners argue this broad, vague definition risks criminalizing genuine cultural practices and transgender identities entirely. लोगों का ये भी कहना है, petitioners का ये भी कहना है कि भाई वो सारे NGOs जो ट्रांसजेंडर की अपलिफ्टमेंट या उनके प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे थे, उनके ऊपर भी अब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उन्हें भी इस एक्ट के अंदर क्रिमिनलाइज किया जाएगा. एंड दीज आर द प्राइमरी ग्राउंड्स ऑन विच द वैलिडिटी ऑफ द एक्ट इज नाउ बीइंग चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट. आर वी क्लियर एवरीवन? ठीक है. सो दिस इज द सेकंड टॉपिक. And the third topic is about border in custody, which is rejecting the colonial mindset. And it was the Andhra Pradesh High Court, I'm so sorry. The AP High Court's refusal to enforce a UK court order establishes the absolute supremacy of child welfare in India. था क्या, सिंपल सी इस केस में कहानी ऐसी थी कि एक कपल था, ठीक है, they were living in UK, they were settled in UK as well. Indian couple था, subsequently they obtained the citizenship of UK and they were living over there as well. बट मैराइटल डिस्कॉर्ड फिर डेवलप होना शुरू हुआ, ठीक है, एंड स्लोली एंड स्टेडली फिर दोनों लोगों ने अलग अलग रहने का डिसीजन ले लिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. वाइफ बीच में यूके से इंडिया आ गई एंड उनकी जो 6-year-old डॉटर थी वो हस्बैंड के पास उस पॉइंट ऑफ टाइम तक थी, बट हस्बैंड अभी किसी वजह से इंडिया आए थे कुछ टाइम पहले, और हस्बैंड से कहा गया कि 2 दिन के लिए, 2 दिन की छुट्टी के लिए आप डॉटर को ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ दीजिए. हस्बैंड ने डॉटर को ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ा, ड्रॉप किया, एंड सब्सिक्वेंटली ग्रैंड पेरेंट्स डॉटर को लेकर कहीं चले गए, ठीक है. फिर हस्बैंड ने FIR करने की कोशिश की किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल कस्टडी के ग्राउंड पर.
सब्सिक्वेंटली हस्बैंड ने यूके के कोर्ट में एक केस फाइल किया टू गेट द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड. ठीक है, हस्बैंड ने यूके के कोर्ट में एक केस फाइल किया टू गेट द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड एंड यूके के कोर्ट ने कस्टडी अवॉर्ड भी कर दी. बट जब वाइफ और बच्ची वापस यूके नहीं पहुंच रहे थे तो यूके के कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर आप कस्टडी प्रोवाइड नहीं करोगे सो वॉट एवर असेट्स द वाइफ इज होल्डिंग इन यूके दे विल बी सीज्ड बाय द कोर्ट. बट इन सारी चीजों के बाद भी वो चीज एनफोर्स नहीं हो पाई वहां पर. जब हस्बैंड ने यूके की कोर्ट की डिक्री को इंडिया में एनफोर्स कराने की कोशिश की, ठीक है, जब हस्बैंड ने यूके की कोर्ट की डिक्री को इंडिया में एनफोर्स कराने की कोशिश की, एपी हाई कोर्ट रिजेक्टेड इट. ठीक है, एपी हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, आंध्रा हाई कोर्ट एक्चुअली रिफ्यूज टू एनफोर्स द डिक्री विच वाज गिवन बाय द यूके कोर्ट. व्हाई? बिकॉज देखो, इंडिया में जब भी हम माइनर की कस्टडी की बात करते हैं, दिस वाज अ केस ऑफ अ डॉटर हु इज अ 6-year-old डॉटर. ठीक है, दिस वाज अ केस ऑफ अ 6-year-old चाइल्ड हु इज अ डॉटर. कोर्ट ने सिंपल सा ये कहा कि व्हेन इट कम्स टू द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज टू बी कंसिडर्ड इन केस ऑफ कस्टडी मैटर, it is the primary welfare of the child which will be taken into consideration. हस्बैंड ज्यादा अच्छी पोजीशन पे है, वाइफ ज्यादा अच्छी पोजीशन पे है, कौन किस पोजीशन पे है, किसके पास कितने एसेट्स हैं, दैट इज नॉट द सोल फैक्टर विच इज टू बी कंसिडर्ड इन केस ऑफ कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड. कस्टडी के प्राइमरी केस, मतलब कस्टडी के केस में प्राइमरी ग्राउंड जो कोर्ट कंसिडर करता है, दैट इज द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस. एंड यहां पर एपी हाईकोर्ट ने यह कहा कि बिकॉज इट इज अ 6-year-old डॉटर which is going to subsequently in few years go through certain biological changes, and mother would be in a much more appropriate condition to help the child go through that transition phase, and therefore AP High Court rejected to enforce the decree of the UK court. Are we clear with the background of the things? Clear? समझ में आया? So the case was that the British father sought the custody of his 6-year-old daughter from mother and grandparents in India, armed with a UK High Court order mandating her to return the child under threat of imprisonment. ठीक है? But the ruling which was given by the AP High Court was the AP High Court granted custody to the mother. They sharply rejected UK court's assertion that Indian courts decline jurisdiction in such matter. वो यूके और यूके के कोर्ट्स और इन लोगों का ना कॉलोनियल माइंडसेट अभी जा नहीं रहा है. ठीक है, ये अभी भी उसी ऑरा में जी रहे हैं, पता नहीं किस वजह से. ठीक है, बात अलग है कि इनके यहाँ पे ज़्यादा दिक्कतें हैं अब, ठीक है, उन पे नहीं जाते हैं, बट वो अलग अपने उसमें चलते हैं. और उन्होंने कहा कि इंडियन कोर्ट ऐसे मैटर को सुनता ही नहीं है, जुरिस्डिक्शन ही नहीं एक्सरसाइज करता है. एपी हाई कोर्ट ने उसको स्ट्रेट अवे रिब्यूक किया एंड दे सेड दैट दिस इम्प्रिंट्स अ फॉस्टर्ड कल्चर ऑफ सबऑर्डिनेशन एंड स्पीक्स ऑफ colonial mindset, and this colonial legacy cannot be permitted to be revived or superimposed upon the independence of the Indian judiciary. तो एक तो चाइल्ड की कस्टडी का मैटर था, ऊपर से यूके के कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इस तरीके का एक ऑब्जर्वेशन भी दे दिया कि इंडियन कोर्ट जुरिस्डिक्शन ही नहीं एक्सरसाइज करते हैं. तो कोर्ट ने कहा कि सुनो, वो राजवाज का टाइम खत्म हो चुका है, अब सिंपल सी चीज़ है, कोई कॉमिटी ऑफ कोर्ट हम यहाँ पर फॉलो नहीं करने वाले. वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज आवर जुरिस्डिक्शन and it is the welfare of the child which is of paramount importance, and therefore subsequently court rejected to enforce the UK High Court decree and awarded the custody to the father. अब यहाँ पर जो supremacy of child welfare over committee था, दोनों issues क्या थे? तो देखो, पहली चीज ये है कि husband was trying, husband's argument, ठीक है, जो father थे, husband's के argument, it primarily relied on the comity of courts and first strike principle. Now, what is this first strike principle? So the principle of respecting foreign judicial decisions is about comity of courts, and first strike principle is the jurisdiction that ruled first, that should be followed. ठीक है, कि भाई इंडिया और यूके के कोर्ट्स में से, क्योंकि यूके के कोर्ट्स ने पहले वर्डिक्ट दे दिया था, सो फर्स्ट स्ट्राइक प्रिंसिपल के हिसाब से आपको यूके के कोर्ट के वर्डिक्ट को फॉलो करना होगा. That's what husband was trying to claim over there. Comity of courts, that the court should respect the courts of the other jurisdiction as well. And first strike principle, because the UK court have ruled first, therefore their verdict should be followed. But the court applied parens patriae concept, that is the guardian of the child. So the court stated that the absolute priority of child's biological, emotional and welfare needs is going to be of paramount importance, जिसके basis पे judgment दिया जाएगा. एंड इसी ग्राउंड के ऊपर
The AP High Court ruled that enforcing foreign comity cannot undermine and whittle down the court's paramount duty to the child. And that became the primary reason कि क्यों कोर्ट ने वहां पर उस वर्डिक्ट को एनफोर्स करने से मना किया एंड कस्टडी वहां पर मदर को ग्रांट करी. विजिटेशन राइट्स दिए हैं फादर को राइट्स दिए गए हैं टू कॉल द चाइल्ड एज वेल, टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द चाइल्ड ओवर अ कॉल एज वेल. ये सारे राइट्स फादर को दिए गए, बट कस्टडी देने से मना कर दिया गया. अब इसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपन और समझ लेते हैं अबाउट द एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन जजमेंट्स इन इंडिया, कि क्या किसी फॉरेन कोर्ट के जजमेंट को डायरेक्टली इंडिया में इंप्लीमेंट किया जा सकता है या व्हाट प्रोसीजर इज बीइंग फॉलोड ओवर देयर. सो सेक्शन 44A of CPC says that you can have a direct execution of the foreign judgment, but it is only possible for money decrees originating from a notified reciprocating territory. मनी डिक्री है, अगर मनी डिक्री का मतलब द कोर्ट हैड ऑर्डर टू पे कॉम्पनसेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी टू द अदर पार्टी. इन चीजों को तो आप डायरेक्टली रेसिप्रोकेटेड टेरिटरी का अगर जजमेंट है तो आप डायरेक्टली उसको फास्ट ट्रैक वे में एनफोर्स कर सकते हो विद इन आवर कंट्री एज वेल. बट व्हेन इट कम्स टू अदर काइंड ऑफ जजमेंट्स, तो जैसे कस्टडी डिवोर्स ऑर्डर, they cannot be directly executed and parties must file a fresh civil suit in India using the foreign judgment as evidence. ये वाला पॉइंट ना बहुत सारे केसेस में पिछले एक साल से रिपीटेडली आ रहा है. किसी फॉरेन कोर्ट ने डिवोर्स दे दिया, ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट का एक जजमेंट था, है ना, गुजरात हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट था रिसेंटली, यूएस के कोर्ट का एक इशू था, ठीक है, वहां पर सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी इन्वॉल्व हो जाता है. तो बाकी केसेस मनी के मैटर्स में, मनी डिक्री में तो आप डायरेक्टली एनफोर्स कर सकते हो, बट नॉन मनी मैटर्स में लाइक कस्टडी, डिवोर्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, इन सारी चीजों में तो यू कैन नॉट बी डायरेक्टली, दोज ऑर्डर्स कैन नॉट बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड इन आवर कंट्री. पार्टीज मस्ट फाइल अ फ्रेश सूट इन सिविल, a fresh civil suit in our country, ठीक है, by using the foreign judgment as an evidence. अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए एज एन एविडेंस आप उनको यूज कर सकते हो. एंड टू बी कंसिडर्ड कंक्लूसिव अंडर सेक्शन 13, द फॉरेन डिक्री मस्ट पास द स्ट्रिक्ट टेस्ट, दैट इज द फॉरेन कोर्ट मस्ट हैव अ जुरिसडिक्शन. कुछ टेस्ट यहाँ पर फॉरेन कोर्ट्स के जजमेंट्स को फॉलो करने होते हैं, जैसे द फॉरेन कोर्ट्स मस्ट हैव हैड अ जुरिसडिक्शन, द केस मस्ट हैव बीन डिसाइडेड इन ऑन मेरिट्स, the courts upheld the principles of natural justice, the judgment was not obtained by fraud and does not violate Indian law. These are the grounds जिसके बेसिस पे फॉरेन जजमेंट्स को इंडिया में एनफोर्स किया जा सकता है. ठीक है, तो मनी डिक्रीज फास्ट ट्रैक वे में डायरेक्टली एनफोर्स हो सकती हैं. नॉन मनी फिल्टर में अगर आपका केस आ रहा है तो आपको एक फ्रेश सिविल सूट कंट्री में फाइल करना पड़ेगा एंड यू विल यूज द फॉरेन जजमेंट एज एन एविडेंस. फॉरेन जजमेंट को कंसिडर किया जाएगा जब वो ये सारी कंडीशन फुलफिल करे, ठीक है. बट यहां पर एपी हाई कोर्ट ने केस को सुनने से मना कर दिया. आई मीन केस को तो सुना बट कस्टडी देने से वहां पर फादर को मना कर दिया, बिकॉज द कोर्ट स्टेटेड दैट द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज गोइंग टू बी ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एंड बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ गर्ल चाइल्ड, तो यहां पर कस्टडी मदर के ही पास रहेगी. आर वी क्लियर एवरीवन? Hi everyone, and welcome back to the official channel of Legal Edge. Now, I hope I'm perfectly audible and visible. So let's just start with our session, and what we are going to do today is आज हम अपना वीकली राउंड अप कंडक्ट करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल. देखो, अप्रैल के मंथ की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर आए हैं इन द फर्स्ट वीक लीगल के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, वी हैड अ डिस्कशन अबाउट एफसीआर अमेंडमेंट बिल. उस पर अलग से सेशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ऑलरेडी प्रीमियर हो चुका था. उस सेशन को अगर आपने नहीं देखा हो तो वो आप देख लेना. द सेकंड इंपॉर्टेंट इशू विच केम फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल वाज रिगार्डिंग दिस राघव चड्डा वर्सेस आम आदमी पार्टी विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ. ठीक है, उस पर भी एक सेशन ऑलरेडी लाइव हो चुका था, तो उसको अगर आपने नहीं देखा हो उसको देख लेना. वहां पे वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द रेलेवेंस ऑफ द टॉपिक ऑफ डिफेक्शन. नाउ द नेक्स्ट टू टॉपिक्स आर number one. Recently in Karnataka, there was a bill passed to punish the activities of honor killing. ठीक है, अब यहां पर है क्या कि इंटरकास्ट मैरिजेस, ठीक है, इंटरकास्ट मैरिजेस के ऊपर एट टाइम्स द फैमिली ऑफ द कपल they tend to become a bit violent because they are not accepting the choice of the person
और ऑफ द सन और द डॉटर whom they have, एंड यहाँ पर फिर वो अपने फैमिली के ऑनर के नाम पे लोगों की जब किलिंग करते हैं तो उस ऑफेंस को कहा जाता है ऑनर किलिंग। ऑनर ऑनर किलिंग के कुछ रीसेंट इंसिडेंट्स की वजह से कर्नाटका में एक बिल पास किया गया। बहुत रिसेंटली क्या हुआ था कि एक 19-year-old गर्ल थी, शी वाज प्रेग्नेंट एज वेल, बट क्योंकि उसने एक लोअर कास्ट लड़के के साथ वहां पर शादी कर ली थी, तो उस चीज को एक्सेप्ट करने में फैमिली को प्रॉब्लम हो रही थी, एंड द फैमिली इवेंचुअली कमिटेड किलिंग ऑफ द गर्ल एज वेल। इसी के इसी को देखते हुए कर्नाटका की असेंबली ने रिसेंटली एक बिल पास करा है टू पनिश द एक्टिविटी ऑफ ऑनर किलिंग। तो हम उस बिल को समझेंगे कि उस बिल में एग्जैक्टली क्या प्रोविजंस दिए गए, पनिशमेंट क्या दिया गया है, क्या मैकेनिज्म क्रिएट किया जा रहा है टू इफेक्टिवली इंप्लीमेंट बिल एज वेल। सो दैट्स द फर्स्ट टॉपिक। द सेकंड टॉपिक इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ तेलंगाना, wherein recently गिग वर्कर्स के प्रोटेक्शन के लिए वहां की असेंबली ने एक बिल पास किया है गिग इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए। तो उस बिल को भी हम देखेंगे। तो देखो, गिग वर्कर से गिग इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत सारे स्टेट्स में अब स्लोली एंड स्टेडीली बिल इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं और बिल वहां पर पास होते जा रहे हैं। राजस्थान ने किया, कर्नाटका ने किया, तेलंगाना भी वो चीज कर रहा है। ठीक है, तो वो अलग अलग बिल से हम उनको भी देखेंगे कि वहां पर भी बिल में क्या इंट्रोड्यूस किया गया। So the first topic which we have is the Karnataka Honor Killing Bill of 2026, which has been passed by the Assembly and now awaits the governor's assent. So the name of the bill is the Freedom of Choice in Marriage and Prevention of Crimes Bill, which is also known as the Eva Nammawa Bill of 2026. देखो, consistently Supreme Court of India ने multiple high courts ने ये चीज क्लियर करी है that when it comes to the choice of the partner, that's an absolute freedom of an individual given under Article 21 of the Constitution of India. Yes or no? Barring certain restrictions कि आपका अडल्ट होना जरूरी है ना, आप मैरिज के पर्पसेस के लिए, क्योंकि सेम सेक्स मैरिज को रिकग्निशन नहीं है, लीगल रिकग्निशन नहीं है, स्टैट्यूटरी रिकग्निशन नहीं है, तो वहां पे आप वो चॉइस एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। अदर देन दैट, अगर एक हेटेरोसेक्सुअल कपल है और वो अडल्ट हो चुका है, तो दैट्स द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू डिसाइड whom they want to marry. एंड इसी चीज में जब इंटरकास्ट मैरिजेस या इंटर रिलीजियस मैरिजेस होती है ना, तो कई बार क्या होता है कि फैमिली ऑफ द कपल दे एंड अप किलिंग द इंडिविजुअल्स और द कपल ओवर देयर। इसी को हम ऑनर किलिंग कहते हैं। तो कर्नाटका में क्या हुआ दैट 15 केसेस ऑफ ऑनर किलिंग्स आर रिपोर्टेड अक्रॉस कर्नाटका ओवर द पास्ट 5 years। पिछले 5 सालों में 15 केसेस में ऑनर किलिंग के देखने के लिए मिले, जहां पर 3 टारगेटेड किलिंग्स इन नॉर्थ कर्नाटका इन द ईयर 2025 ओनली इन्वॉल्विंग टीनेज गर्ल्स एंड लोअर कास्ट बॉयज। ठीक है, 3 इंसिडेंट्स तो 2025 में ही हुई। एंड जो टिपिंग पॉइंट था, दैट टिपिंग पॉइंट टुक प्लेस इन द मंथ ऑफ दिसंबर इन 2025, which is also known as the 2025 Dharwad case, wherein a 19-year-old Manya Patil, who was 7 months pregnant, was killed by the relatives. ठीक है, वो 7 महीने प्रेग्नेंट थी, इंटरकास्ट उन्होंने मैरिज करी थी और इस बात पे उनके रिलेटिव्स ने उनको मार दिया। सो दिस बिकेम द टिपिंग पॉइंट, जिसके बाद कर्नाटका की असेंबली में एक बिल इंट्रोड्यूस होता है और बिल पास होता है विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अफर्मिंग द एब्सोल्यूट राइट ऑफ द अडल्ट्स to choose the partners, and consent of parents, family, caste or clan is no longer required. ये चीज शुरुआत से क्लियर थी, शुरुआत से implicit थी that when it comes to the choice of a partner of an individual, that's an absolute choice of that individual. आप वहां पर फोर्स नहीं कर सकते, और फैमिली का कंसेंट, पेरेंट का कंसेंट, कास्ट का कंसेंट या क्लैन का कंसेंट इज नॉट समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड एज सच। ठीक है, तो यहां पर इस ऑब्जेक्टिव के साथ इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, and see, there is an absolute freedom of an individual, so legally overrides the need for familial, clan or consent for intercaste marriages. ठीक है, फिर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी यहां पर दिया जा रहा है। सो स्टेट मैंडेटेड काउंसलिंग एंड लीगल एड टू सोलमनाइज द मैरिज एंड सपोर्ट द कपल्स। एंड यहां पर उस ऑनर किलिंग की एक्टिविटी को या हरासमेंट बाय द फैमिली और रिलेटिव ऑफ द कपल, उसको भी एक पनिशेबल एक्टिविटी बनाया जा रहा है। So absolute criminalization of violence, intimidation and harassment directed at the intercaste couple. तो स्टेट एक तरीके से ना वहां पे 3 लेयर प्रोटेक्शन दे रहा है, फ्रीडम ऑफ चॉइस दे रहा है किसी भी इंडिविजुअल को, जिसका इनर कोर प्राइमरली उस इंडिविजुअल की एब्सोल्यूट फ्रीडम है कि उसकी मर्जी है उसको किसके साथ शादी करनी है। फैमिली या क्लैन या कास्ट के आपको कंसेंट की जरूरत नहीं है, रिलेटिव्स के कंसेंट की जरूरत नहीं है। द सेकंड लेयर इज अबाउट द इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, जहां पर स्टेट ऐसी एजेंसीज को क्रिएट करेगा, ठीक है, जहां पर स्टेट काउंसलिंग प्रोवाइड करेगा एंड लीगल एड प्रोवाइड करेगा टू सोलमनाइज द इंटरकास्ट मैरिजेस एंड सपोर्ट द कपल
एंड द थर्ड लेयर वुड बी अबाउट डेटरेंस, कि भाई किसी भी तरीके का वायलेंस, इंटिमिडेशन या हरासमेंट विच इज डायरेक्टेड एट द इंटरकास्ट कपल, वो चीज पनिश की जाएगी। अब यहां पर किया क्या गया है, तो देखो, इन द एवा नम्मावा वेदिके इकोसिस्टम, यहां पर किया जा रहा है कि एक बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा टू फॉलो और टू लुक इनटू दी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बिल। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक वेदिके होगी जिसको बॉडी के नाम से जाना जाएगा। स्टेट लेवल पे देयर विल बी एन एवा एवा नम्मावा वेदिके, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी को हेड करेंगे डेप्यूटी कमिश्नर रैंक के एक पर्सन, जहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी के, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल वेदिका का काम प्राइमरली होगा टू प्रोवाइड काउंसलिंग सर्विसेज एंड मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एज वेल। इसके साथ साथ स्टेट विल क्रिएट special fast track courts to punish the criminal offenses which are mentioned under the bill. So, itna segment of the bill is primarily created to assist the couple. Okay? And this of the bill is primarily directed towards taking punitive actions against the family or the relatives of the couple who are committing these kind of offenses. Offenses क्या दिए हुए हैं यहाँ पर, तो देखो, it mandates an additional 5-year sentence for conviction for honor killing, ठीक है। एंड यहाँ पर बिल अपना एक ओवरराइडिंग इफेक्ट लेकर चल रहा है, सो इट एक्सप्लिसिटली सुपरसीड स्टैंडर्ड प्रोविजंस ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, कि इस चीज में ये चीज प्रोवाइड करी है कि भाई भारतीय न्याय संहिता में ऑनर किलिंग या ऑनर रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस वहां पर हैं which you can actually commit against an interfaith or an intercaste couple, वहां पे बीएनएस में आपको जो पनिशमेंट मिलेगा वो तो आपका पनिशमेंट रहेगा ही, उसके साथ साथ एडिशनल मिनिमम 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट कैन बी अवॉर्डेड अंडर दिस बिल विच इज रिसेंटली पास्ड बाय द कर्नाटका असेंबली, ठीक है। और इसमें जितने भी ऑफेंसेस दिए गए हैं, ऑल दी ऑफेंसेस अंडर द एक्ट आर स्ट्रिक्टली कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। कॉग्निजेबल का मतलब ये है कि the police officer can start the investigation without taking consent or permission from the magistrate. ऐसे offenses को हम cognizable offenses कहते हैं, and cognizable offenses are primarily serious offenses. वहां पे आपको magistrate से permission लेने की जरूरत नहीं होती for the purposes of investigation and arrest of the individual. On the other hand, non-cognizable offenses ऐसे offenses होते हैं wherein you are supposed to take the consent of the magistrate or permission of the magistrate for the purposes of arresting an individual or conducting the investigation. जैसे defamation के offense है, ऐसे जो minor offenses हैं, इन cases को, ऐसे offenses को non cognizable कहा जाता है। बेलेबल और नॉन बेलेबल में क्या डिफरेंस होता है, देखो, माइनर ऑफेंसेस आर प्राइमरली बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंस होने का मतलब ये होता है दैट गेटिंग रिलीज्ड ऑन बेल इज अ मैटर ऑफ राइट ऑफ द अक्यूज्ड, वो एज अ राइट वहां पर बेल क्लेम कर सकते हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं कि देखो, नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं होता कि बेल नहीं मिलेगी, बेल मिलनी है या नहीं मिलनी है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। तो आप एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते हो। तो जितने भी ऑफेंसेस इस एवन अम्मावा बिल में यहां पर मेंशन किए गए, उन सारे ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया है। एंड ऑफेंसेस विल इंक्लूड इंटिमिडेशन ऑफ द कपल, causing harassment of the couple, honor killing is a punishable offense under that bill. तो एक इंडिविजुअल की एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ चॉइस को वहां पर एक तरीके से असर्ट या रीअफर्म कर रहा है कर्नाटका का रीसेंट बिल, ठीक है। So that's the first important topic. The second important topic was related to the recent bill which was passed in the state of Telangana. That's the Telangana Platform-Based Gig Workers Bill of 2026, which primarily provides for registration, social security, and welfare integrations of the gig workers economy. ठीक है। गिग वर्कर्स को लेकर पिछले 1.5-2 साल से देश में और ज्यादा डिस्कशन होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इनिशियली गिग वर्कर्स की प्लाइट के ऊपर, गिग वर्कर्स की कंडीशंस के ऊपर नोबडी वाज पेइंग अटेंशन, बट अब रिसेंटली धीरे धीरे स्टेट्स को रियलाइज हुआ है दैट गिग वर्कर इकोनॉमी इज एक्चुअली एक्सपैंडिंग इट्स बेस, ठीक है, वो और ज्यादा बड़ी होती जा रही है। धीरे धीरे वहां पर भाई उन वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी की जरूरत होगी, वेलफेयर इंटीग्रेशन उनका भी होना चाहिए। इन्हें सारे पर्सपेक्टिव के साथ मल्टीपल स्टेट्स में बिल इंट्रोड्यूस हुए, बिल पास हुए, एंड रिसेंटली अभी वो बिल तेलंगाना में इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसको तेलंगाना की असेंबली ने पास सच कर दिया। अब बिल में है क्या? So it's about protecting the rights, dignity and livelihood of over 4 lakh delivery riders and cab drivers across the state of Telangana. 2026 तक की हम अगर उनके प्रोटेक्शन के स्टेटस की बात करें,
ठीक है। सो प्री बिल, इसको बिफोर 2026 या प्री बिल स्टेज हम कह सकते हैं। सो देर वॉज नो मिनिमम वेज गारंटी, total lack of job security, zero health insurance, opaque and arbitrary, opaque, arbitrary algorithmic deductions. तो कोई वेज गारंटी नहीं थी कि मिनिमम वेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। जॉब सिक्योरिटी जीरो। आप इस ऑर्डर को डिलीवर करते वक्त तो आप हो एज अ डिलीवरी पार्टनर, अगले ऑर्डर के पहले पता चला आपको जॉब से निकाल दिया गया। जीरो हेल्थ इंश्योरेंस। इवन सैलरी जो उनको दी जा रही थी उसमें भी किस बेसिस पे डिडक्शंस किए जा रहे थे, दैट थिंग वाज आल्सो नॉट क्लियर इन द बिल। तो प्री बिल सिचुएशन एग्जैक्टली ये थी। पोस्ट बिल अब उनको क्या प्रोटेक्शन दिए जा रहे हैं? सो मैंडेटरी यूनिक आईडी रजिस्ट्रेशन, जितने भी गिग वर्कर्स होंगे उन सबकी एक यूनिक आईडी होगी जिसके थ्रू उनको रजिस्टर किया जाएगा। टोटल ट्रांसपेरेंसी इन सैलरी एंड प्लेटफॉर्म डिडक्शंस, लीगल प्रोटेक्शंस अगेंस्ट आर्बिट्ररी एल्गोरिथमिक पेनल्टीज एंड फॉर्मल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी यहां पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो यूनिक आईडी के थ्रू उनको रजिस्टर किया जाएगा। बेनिफिट्स उनके पास क्या क्या होंगे ये अपन अभी आगे की स्लाइड में देखेंगे। सैलरी किस बेसिस पे दी जा रही है, सैलरी में प्लेटफॉर्म डिडक्शंस किस बेसिस पे कर रहा है, वो सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ बतानी होगी। लीगल प्रोटेक्शन दिया जाएगा फ्रॉम आर्बिट्ररी एल्गोरिथमिक पेनल्टीज। एल्गोरिथम के बेसिस पे अगर उनके ट्रांजेक्शंस कुछ ऊपर नीचे हो रहे हैं, उस बेसिस पे अगर प्लेटफॉर्म उनके ऊपर कोई पेनल्टी लगा रहा है तो इसके अगेंस्ट उनके पास लीगल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। एंड सिस्टमिक फॉर्मल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम भी वहां पर किया जाएगा फॉर द पर्पसेस ऑफ रिड्रेसिंग द ग्रीवेंसेस ऑफ गिग वर्कर्स। अब यहां पर किस तरीके से पूरा का पूरा काम किया जाएगा? तो मोर और लेस ऑलमोस्ट हर स्टेट में सबसे पहली एक चीज, सोशल सिक्योरिटी इंश्योर कराने के लिए, सोशल वेलफेयर इंश्योर कराने के लिए क्या किया जा रहा है, एक फंड को क्रिएट किया जाता है, एक कॉर्पस क्रिएट किया जाता है, जिस कॉर्पस के थ्रू अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स उन गिग वर्कर्स को दिए जाएंगे। तो होगा क्या यहां पर तेलंगाना में, किस तरीके से कॉर्पस क्रिएट होगा? सो द स्टेप वन वुड बी द ट्रांजेक्शन। So the platforms will have to submit the quarterly electronic returns of all customers transaction. कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे स्विगी हो, चाहे जोमेटो हो, चाहे ओला हो, चाहे उबर हो, जेप्टो हो, ब्लिंकिट हो, इंस्टामार्ट हो, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं आपके गिग वर्कर्स के, उन सारे प्लेटफॉर्म्स को अपना क्वार्टरली इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न्स को सबमिट करना पड़ेगा कि कस्टमर्स ने कितने ट्रांजेक्शन किए हैं, ये हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर उन्हें गवर्नमेंट को सबमिट करने होंगे। यही ट्रांजेक्शन्स के अमाउंट के बेसिस पर, ठीक है, कि कितना टोटल अमाउंट का ट्रांजेक्शन हो रहा है, we will come to the step two, which is known as extraction. So a legally mandated 1 to 2% of micro levy is applied on these transactions or to these transactions, जिसके थ्रू एक फंड जनरेट होगा एंड द फंड एंटर्स, फंड्स विल एंटर, जो यहां पर 1 से 2% लिवाई चार्ज किया गया है ट्रांजेक्शन्स के अमाउंट के ऊपर, उसी के थ्रू एक फंड जनरेट किया जाएगा एंड द फंड एंड फंड्स, दीज फंड्स विल एंटर द गवर्नमेंट गिग वर्कर्स कॉर्पस, ठीक है, जिसमें से एक बोर्ड भी बनाया जाएगा, वेलफेयर बोर्ड, ठीक है। वेलफेयर बोर्ड के निगरानी के अंडर ये पूरा का पूरा कॉर्पस होगा। अब यहां पर ये कर दिया गया है कि भाई ऐसा नहीं कि पैसा जितना आया फंड्स में, ठीक है, अब पूरा का पूरा वेलफेयर बोर्ड अपने ही और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को मैनेज करने में खर्च करते। अब मैक्सिमम 5% इज एलोकेटेड फॉर ऑपरेशनल और बोर्ड एक्सपेंसेस। बाकी सारा का सारा जो भी यहां पर फंड जनरेट होगा, इस फंड के थ्रू हेल्थ एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाएगा, पेंशन प्लान्स बनाए जाएंगे एंड मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा टू द गिग वर्कर्स आउट ऑफ दिस फंड ओनली। सो ट्रांजेक्शंस विल बी सबमिटेड टू द गवर्नमेंट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, जिसमें से अमाउंट के ऊपर 1 से 2% लिवाई लगाकर वो कॉर्पस जनरेट किया जाएगा। द कॉर्पस विल बी अंडर द वेलफेयर बोर्ड। वेलफेयर बोर्ड उस कॉर्पस को यूज करेगा हेल्थ एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस, पेंशन प्लान्स एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए। अब ये कोई भी गिग वर्कर किस तरीके से इन फंड्स का बेनिफिट ले सकता है या फंड्स को क्लेम कर सकता है? सो इनिशियली आपको मैंने बताया होगा कि भाई इनको गिग वर्कर्स को एक यूनिक आईडी के थ्रू रजिस्टर किया जाएगा। उस आईडी को यूटिलाइज करते हुए उस गिग वर्कर का, मान लो अगर एक्सीडेंट हुआ या उसको पेंशन की जरूरत है, वो रिटायर हो रहा है, या मैटरनिटी बेनिफिट्स की जरूरत है, उस यूनिक आईडी के थ्रू यहां से उसको वो सारा का सारा पैसा दिया जाएगा, ताकि एक सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, सारी चीजें आ पाए, ठीक है। अब ये जो वेलफेयर बोर्ड है, दिस वेलफेयर बोर्ड विल इंक्लूड 20 members इंक्लूडिंग द एग्रीगेटर रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग क्वार्टरली टू मैनेज द कॉर्पस। 20 मेंबर्स का ये बोर्ड होगा, ठीक है, 20 मेंबर्स का ये बोर्ड होगा
जिसमें एग्रीगेटर के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। क्वार्टरली इनकी मीटिंग्स होती रहेंगी टू मैनेज द कॉर्पस। फिर प्लेटफॉर्म लेवल कमिटीज बनाई जाएंगी एंड स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा विच विल बी टास्क्ड विद एक्सक्लूसिवली with rapid ground level complaint resolution of the issues of the workers। ये यहाँ पर उस मैकेनिज्म को बनाया जा रहा है, गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है। सो गवर्नेंस हायरार्की विल बी वेलफेयर बोर्ड, platform level committees which will be embedded with the power of keeping an oversight on the working of the platform issues with the platform, ठीक है, and the special officers which will be tasked exclusively with rapid ground level complaint resolution कि किसी गिग वर्कर को प्रॉब्लम हुई इस प्लेटफॉर्म के साथ, वो काम कर रहा था सैलरी डिडक्शन किसी भी चीज को लेकर, जॉब सिक्योरिटी को लेकर, तो यहाँ पर स्पेशल ऑफिसर्स उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। पेनल्टीज की अगर हम बात करें तो एस्केलेटिंग लेवल पे ये पेनल्टीज इंक्रीज होती हुई चलेंगी फॉर नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ द बिल। तो पहली बार अगर कोई कंपनी वॉयलेट करेगी तो 50,000 का फाइन उनके ऊपर इंपोज किया जाएगा। सेकेंड वॉयलेशन पे 1 लाख रुपए, थर्ड वॉयलेशन पे 1.5 लाख रुपए एंड सब्सिक्वेंट पे अप टू 5x की एक्यूमुलेटेड अर्लियर। ठीक है, तो 5 टाइम्स तक आपके ऊपर यहां पर पेनल्टी इंपोज की जा सकती है। अब 2023 से लेकर 2026 तक पिछले 2-3 साल 4 सालों में अगर हम देखें तो मल्टीपल स्टेट्स में गिग वर्कर्स के प्रोटेक्शन को लेकर बिल्स इंट्रोड्यूस हुए, बिल्स पास हुए। इनमें प्राइमरी डिफरेंस है क्या? सो वी हैव द स्टेट ऑफ तेलंगाना व्हिच इज द लेटेस्ट वन। राजस्थान was or enacted a bill in the year 2023, Bihar enacted a bill in 2025, Karnataka in the year 2025 and Jharkhand in the year 2023। डिफरेंस क्या है इनमें? फंडिंग मैकेनिज्म क्या है कि कैसे वो फंड्स या वो कॉर्पस जनरेट किया जाएगा फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रोवाइडिंग द सोशल बेनिफिट्स टू द गिग वर्कर्स। तो यहाँ पे 1 to 2% लिवाई वेलफेयर फंड फी चार्ज की जाएगी। बिहार कर्नाटका में प्रपोज है 1 to 1.5%, झारखंड में इट इज अबाउट स्टेट इंटीग्रेशन। वेलफेयर बेनिफिट्स क्या है? तो तेलंगाना में यूनिक आईडी दी जा रही है, इंश्योरेंस है, पेंशन है, मेटर्निटी है। राजस्थान में हेल्थ इंश्योरेंस है, एक्सीडेंट कवरेज है, 1/3 वुमेन बोर्ड पर है। बिहार में आधार के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, प्रोविडेंट फंड है, ओल्ड एज प्रोटेक्शन है। कर्नाटका में इंश्योरेंस है, मिनिमम वेज प्रोविजंस हैं। झारखंड विच इज लिंक टू लेबर डिपार्टमेंट तो श्रमदान, ठीक है, श्रमदान करके एक पोर्टल है, उसके थ्रू सारे बेनिफिट्स उन्हें दिए जा रहे हैं। पेनल्टीज की अगर हम बात करें कि एग्रीगेटर्स या कंपनीज के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर किस तरीके की पेनल्टीज दी जा सकती हैं, तो एस्केलेटिंग फाइन्स अप टू 5 टाइम्स दी अरियर्स, ये हमारा प्रोविजन तेलंगाना का है। देन फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान यू अप टू 5 लाख फॉर द फर्स्ट वायलेशन एंड अप टू 50 लाख फॉर सब्सिक्वेंट फाइन्स। फिर बिहार हो गया, कर्नाटका हो गया, झारखंड हो गया, यहां पर सब जगह कुछ ना कुछ पेनल्टीज के प्रोविजंस भी बनाए गए हैं। ठीक है, तो गिग वर्कर्स के प्रोटेक्शंस के लिए बिल पास हुए, बट उन बिल का भी करंट स्टेटस है क्या? ठीक है, झारखंड के बिल को अगर हम देखें तो इट सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड गिग वर्कर्स इनटू द स्टेट्स एग्जिस्टिंग श्रमदान पोर्टल, तो एक्टिवली वहां पर काम किया जा रहा है। तेलंगाना में देखें तो ड्राफ्ट तो पास हो चुका है, बिल पास हो चुका है, बट अभी एज सच असेंट वहां से आया नहीं है। So draft incorporated 65 public suggestions currently moving into the operational phase। ठीक है, कर्नाटका की हम बात करें तो grappling with framing rules, active debate stalled over the exact 1 to 1.5% लेवाई extraction। कितनी फंड वहां पर कितनी फी चार्ज करनी है उस चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं बन पा रही है। बिहार में देखें तो स्टॉल्ड है प्रोसेस आपकी। Implementation is frozen due to stalled negotiation over the provident fund specifics and recent workers protest। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं पाया है। राजस्थान में भी देखें तो इट इज ऑल्सो स्टॉल्ड। राजस्थान became the first state in the year 2023 to pass a bill for the purposes of regulating gig workers economy, but the execution has dragged following massive political shifts। गवर्नमेंट चेंज हुई, नई गवर्नमेंट आई एंड तब से लेके इट इज बीन स्टेटेड कि गवर्नमेंट इज जस्ट ड्रैगिंग देयर फीट, तो वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वर्कर्स ने रिसेंटली प्रोटेस्ट भी किया राजस्थान में। बट मोर और लेस पेपर पे तो चलो प्रोविजंस लेकर आ गए हैं। ठीक है, पेपर पे तो चलो बिल पास हो गया, सारी चीजें हो गई हैं, इंप्लीमेंटेशन इशू अभी भी बने हुए हैं। ठीक है, बट गिग इकोनॉमी इज समथिंग विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सर्विस बेस्ड इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री, है ना। एंड वहां पे उन वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन देना इज वन ऑफ द मैंडेट विच शुड बी इम्पोज्ड ऑन द स्टेट गवर्नमेंट्स, ताकि वो इंश्योर कराएं कि प्लेटफॉर्म्स इस तरीके से उनको एक्सप्लॉइट ना कर सके।
सो दीज वर द इंपॉर्टेंट टॉपिक। एफसीआरए जिसके ऊपर अलग से सेशन है, डिफेक्शन इशू जिसके ऊपर अलग से सेशन डला हुआ है, recent this bill from the state of Telangana and the honor killing bill from the Evan Ambava bill from the state of Karnataka। ये चार हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होने वाली है विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग and very relevant for the purposes of every aspirant who is preparing for the examination of CLAT, because before the rank there was a story and यही सारे अब टॉपर्स, ठीक है, in 5 episodes 6 toppers 5 evening, and you can see or you can learn from the experiences or the stories of these individuals in the great Indian CLAT show। so this is going to start pretty soon, बहुत जल्दी ये start होने वाला है, ठीक है। so register now for more information and you will get the details in the description box। वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी इस चीज की। तो इन एपिसोड्स को भाई स्किप नहीं करना है, मिस नहीं करना है, क्योंकि यहीं से देखो हर इंसान जब आगे चल के टॉपर बनता है ना, वो भी आप ही की पोजीशन पे थे, ठीक है, वो सब भी आप ही की पोजीशन पे थे, वहां से उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से अपने आप को मोल्ड किया, जिसके बाद इवेंचुअली दे आर सिटिंग नाउ इन दी बैंगलोर और एनएसआईयू बैंगलोर और एनीवेयर एल्स इन दिस कंट्री, ठीक है। बट वो एक्सपीरियंसेस के थ्रू लर्न करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अलग से वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स कॉमनली कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हुए चलते हैं ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन। सो डोंट मिस दिस ग्रेट इंडियन क्लैट शो, रजिस्टर कर लेना ध्यान से। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर अनाउंस कर देते हैं, दैट इज द ग्रांट स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट, दैट इज GSAT फॉर क्लैट 2027 and 2028 प्रिपरेशन, एंड यू कैन विन अप टू 100% स्कॉलरशिप बस ये टेस्ट देकर। मोड टेस्ट का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। 12th of April को the test is going to be conducted. Timing is from 10 a.m. to 10 p.m. and do not miss this one out as well। Register कर लो, up to 100% scholarship आप यहाँ पर जीत सकते हो for the purposes of preparing for your CLAT examination, ठीक है। बाकी आज के वीकली राउंडअप के लिए इतना ही। रेस्ट अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, you can let us know in the comment section and we'll be very happy to reply to that, ठीक है। तबीयत वगैरह का ध्यान रखिए, आराम से पढ़ाई करिए, and I'll see you soon। Thank you so much, everyone. Thank you so much, guys। Thank you।